Assalamualaikum students. We are going to start a new chapter that is direct inverse. First of all, मैं आपको बताता हूँ ये डायरेक्ट इनवर्स होता क्या है। जैसे आपके पास कोई भी रेशियो है, जैसे 1/2 को ले लूँ मैं, तो 1/2 को अगर मैं किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, 2/2 से मल्टीप्लाई भी करूँ और 2 से डिवाइड भी करूँ, तो जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 1/2/4। दैट मीन्स एक क्वांटिटी जिस रेशियो से इंक्रीज हो रही है उसी रेशियो से दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है। जिस हिसाब से 1 इंक्रीज हो रहा है उसी हिसाब से 2 भी इंक्रीज हो रहा है। अब 2 को जो नंबर मल्टीप्लाई करूँगा वो उसी नंबर को 4 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स अगर मेरे पास आएगा 3/6, ठीक है। तो ये ऐसी क्वांटिटी को रेशियो हमेशा सेम रह रहा है, तो ऐसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं दे आर इन डायरेक्ट इनवर्स, दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शंस। नाउ हमें चेक करना है वेदर द क्वांटिटी इज इन डायरेक्ट इनवर्स और नॉट। तो हमारे पास जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लूँ, 3/5 है। नेक्स्ट क्या टर्म आएगी, एक इंक्रीज होगी तो दूसरी भी इंक्रीज होगी, एक डिक्रीज होगी तो दूसरी भी डिक्रीज ही होनी चाहिए। तो देन इनको हम बोल सकते हैं दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, अदरवाइज दे आर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो एक क्वांटिटी को इंक्रीज करूँगा मैं, तो 3 2 6 कर लेते हैं, तो 5 2 होता है 10, ठीक है। 3 3 9 होता है, तो 5 3 15 होता है। तो इसी रेशियोज को हम बोलते हैं दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शंस, ठीक है। तो अब आपको ये समझ आ गया डायरेक्ट प्रोपोर्शंस क्या होती है। डायरेक्ट का मतलब होता है कि एक इंक्रीज हो तो दूसरी भी इंक्रीज होनी चाहिए, उसी रेशियो से दूसरी भी इंक्रीज होनी चाहिए उसी, और अगर एक डिक्रीज हो रही हो तो दूसरी भी डिक्रीज होनी चाहिए। तो जैसे मेरे पास एक नंबर है, अगर आप देख लें, मैं अब डिक्रीज की आपको बात बता रहा हूँ। जैसे मेरे पास है 6/10, तो दोनों को मैं 2 से डिवाइड कर लेता हूँ, तो मेरे पास दूसरी टर्म क्या आएगी 3/5। तो ये रेशियो डिक्रीज हो रहा है, जैसे 3 2 6, 3 3 कितना होता है 9, 9/5 3 15। तो ये रेशियो ऐसे था, ये डिक्रीज हो रहा है। तो एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है उसी हिसाब से दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज हो रही है। अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज होगी तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 को आप देख रहे हैं, एक साइड से आवर्स है और दूसरी साइड से आपको रुपीज़ दिया हुआ है। तो एक बॉक्स बना लेता हूँ मैं, एक साइड आवर्स का और दूसरी साइड रुपीज़ का। तो जैसे मेरे पास मुझे चेक करना है वेदर द फॉलोइंग, ये जो मेरे पास क्वान्टिटीज़ है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में है कि नहीं है। तो मैं अब देख रहे हैं इंक्रीज़ तो हो रहा है, अब देखना है कि सेम रेशो से इंक्रीज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 4, जब आपको 4 घंटे चलना है तो आपको कितने रुपीज़ देने हैं, आपने 60 रुपीज़ देने हैं। 8 घंटे के लिए कितने देने हैं, 8 घंटे के लिए 100 रुपये देने, एंड सो ऑन। तो अब मैं चेक करता हूँ क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं रेशो चेक करूँगा। तो 4/60 कर लेते हैं, तो कितना आएगा 2 2 4, 2 30 2 1 2 15। तो इसको हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना पड़ता है। तो 1/15 आपका आंसर आया। अब मैं चेक करता हूँ वेदर द सेकंड रेशो इज सेम है कि नहीं है। तो अब देखता हूँ मैं, सेम जो सिंपलेस्ट फॉर्म जो है सबकी सेम आनी चाहिए। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म सबकी सेम आएगी तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म सेम नहीं आएगी, जब इसको मैं सिंपलेस्ट कसर वसर काट के सिंपलेस्ट फॉर्म में लाऊंगा तो तब ये सेम आना चाहिए। तो इसका आंसर मेरे पास याद रखना, और 1/15 आ गया। तो नेक्स्ट वाला जो है इसका आंसर क्या था 1/15। नेक्स्ट वाला जो है, नेक्स्ट वाला है 8/100। तो 8/100 का भी कसर काट लो, 2 4 होता है 8, 2 50 100, ठीक है। 2 2 4, शाबाश, 2 25। तो इसका फर्दर कसर नहीं जाएगी। तो दूसरा आपका आंसर आ गया क्या 2/25। तो अब मेरे पास ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको मैं अब पहले का आंसर 1/15 आया, दूसरे का क्या आंसर है 2/25। इसी तरह थर्ड की कसर काट के देख लो। अब तो थर्ड की कसर आपको काट के क्या आएगा आंसर, थर्ड की कसर जब आप काटोगे तो 3/35। तो आप देख रहे हैं पहले नंबर को आप अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 2 30 होना चाहिए। तो आपका आंसर नहीं है,
अब दूसरे का अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी नंबर का हमको 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 3 होता है 45, तब भी नहीं है। तो डैट मीन्स हमारे जो रेशियो है वो सारे के सारे सेम नहीं है। तो रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में सेम नहीं आ रहे हैं। तो दैट मीन्स ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। ठीक, समझ आ गया। नेक्स्ट वाले पार्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वाला पार्ट क्या है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड। अब मिक्सचर पेंट का प्रिपेयर किया जा रहा है किस रेशो में, रेशो है आपका 1 पार्ट ऑफ द रेड पिगमेंट विथ 8 पार्ट ऑफ द बेस। तो अगर 1 पार्ट हम किसका डालेंगे, रेड पिगमेंट का, तो बेस कितनी डालनी, 8 पार्ट। तो 2 में कितना आना चाहिए, 16, 3 में कितना आना चाहिए, 24। तो ये आपके समझ में आया होगा। अब आपको बता रहा है 1 पे अगर आप 8 डालोगे तो 4 पे कितने डालोगे, 7 पे कितने डालोगे, 12 पे कितने डालोगे और 20 पे कितने डालोगे। अब हम चेक करते हैं। हमेशा याद रखना कि जब आपके पास डायरेक्ट वाला प्रोपोर्शन होगा तो आप ऐसे करोगे, x1 बाय y1 इज इक्वल टू x2 बाय y2। गॉट इट। तो अब आपका x1 यहाँ पे क्या है, x1 आपका अगर हम 1 ले लेते हैं और आपका ये y1 क्या है, 8। एक पेंट के एक पार्ट पे कितने पिगमेंट्स लेने, 8 पार्ट पिगमेंट लेने। अब आपको बता रहा है, बताओ आप 4 पार्ट पे कितने पिगमेंट लोगे। तो 4 ऐसे ही y2 का वैल्यू हमें नहीं दिया है तो y2 वैसे ही रख लेते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, y2 इज इक्वल टू y2 इंटू 1 होता है y2, तो 4 8 होता है 32। तो अब कितने पिगमेंट लोगे, तो जब आप 4 पार्ट्स में लाओगे तो 32 पिगमेंट्स आपने लेने। तो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट इसी पे हम करते जाएंगे। अब आपका 4 पे आपको पता चल गया आपको कितने लेने हैं। आपका यहाँ पे x1 और y1 आपका फिक्सड रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ये 1/8 ही रहेगा। अब आपको सिर्फ y2 का वैल्यू x2 का वैल्यू चेंज करना है। x2 का वैल्यू क्या है, अब नेक्स्ट पार्ट में 7 है, 7/y2 का वैल्यू निकालो, y2 1 ज़ा y2 और 8 7 होता है 56। तो जब आप 7 हिस्से लोगे तो तब आपने कितना आंसर आना चाहिए, आपका आंसर आएगा 56। इस तरह पे 12 पे कितना आएगा, 12 इंटू क्या करना है आपको समझ आ गया, 12 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, 12 8 होता है कितना 96। तो 20 पे कितना आएगा, 20 इंटू 8 कितना होता है 160। तो गॉट इट। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। उसके बाद टेबल आप बना ले, एक साइड रेड पिगमेंट जब हमने 1 लिए तो 8 पिगमेंट, 4 पे 30, 7 पे 56, 12 पे 96, 20 पे 160। क्वेश्चन नंबर 3 भी आ जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 इज आपके क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में अगर 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर्स, उधर हमने कितने लिए थे 8, अगर हम अब 75 ml से कर लें तो हाउ मच रेड पिगमेंट शुड यू मिक्स फॉर 1800 ml ऑफ बेसिस। तो बता रहा है अब आपको किस चीज़ का वैल्यू दिया है, आपको पता है कि x1 बाय व्हाट इज x1 बाय y1 इज इक्वल टू x2 बाय y2। ठीक है। अब आपको x1 का वैल्यू क्या दिया है, x1 का वैल्यू आपको दिया है 1, y1 का वैल्यू क्या दिया है, y1 का वैल्यू दिया है आपको 1800 1800 नहीं सॉरी 75 ले रहा हूँ मैं, 75। और आपको x2 का वैल्यू नहीं दिया है, यहाँ पे आपको दिया है y2 का वैल्यू। y2 का वैल्यू कितना है 1800। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 1800 इंटू 1 1800 इज इक्वल टू 75 इंटू x 75x। तो x अपनी जगह पे रहेगा तो 1800 को 75 डिवाइड कर लें। 1800 को 75 जब हम डिवाइड करेंगे जो आंसर आएगा वो 24 आएगा। तो आपका x का वैल्यू कितना, x2 है यहाँ पे, x2 का वैल्यू जो है वो आपका 24 आएगा। तो x2 का वैल्यू आपका 24 रहा, 24। तो अब आपको 24 पार्ट ऑफ पिगमेंट्स के लिए 1800 ml बेस चाहिए होगी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है, मशीन इन
सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बोटल्स इन 6 आवर्स। तो 6 घंटे में कितने बोटल्स भरती है? 6 घंटे में आपके पास से 840 बोटल्स एक मशीन भर देती है 6 घंटे में, याद रखना। आपको बताना है हाउ मच बोटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स। तो 5 घंटे में कितने भरेगी? तो ये x मान लेते हैं, ये y मान लेते हैं, तो ये x1 फिर x1 बाय y1 इज इक्वल टू व्हाट? x2 बाय y2। तो x1 कितना है? 6 घंटे में कितनी बोतल्स? 840। x2 कितना है? 5 घंटे में कितनी बोतल्स भरेगी? वो आपने निकालना है, y2 अपने निकालना है। तो अब करते हैं आगे हम। तो मैंने आपको बताया 6 बाय 840 is equal to 6 by 840 is equal to what? Is equal to 5 by y2। तो y2 को 6 से मल्टीप्लाई कर लें तो 6y2 is equal to 5 into 840। ठीक है, तो y2 अपनी जगह पे रख लें, 6 डिवाइड पे ले आए 5 into 840 सॉरी 40 डिवाइड बाई 6। तो 6 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8 सॉरी 2 2 ज़ा 4 0 साथ में 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3 12 3 4 ज़ा 12 तो 140 को मल्टीप्लाई करें 5 से तो आंसर आएगा 5 0 ज़ा 0 5 4 ज़ा 20 5 1 ज़ा 5 6। तो 5 घंटे में कितनी बोतल्स भरेगी? 600 बोतल्स ये मशीन भरती है। तो सॉरी वहाँ पे आपका 6 नहीं था 7 आएगा, क्योंकि 5 4 ज़ा 20 था, 20 में 2 कैरी आए थे, तो आपका 700 आपका आंसर आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। अगर बैक्टीरिया अगर ये फोटोग्राफ को हम जब लार्ज करते हैं तो बड़ा करते हैं तो क्या होता है? अगर वो 50,000 टाइम्स बड़ा करेंगे तो हमें कितनी उसकी लेंथ मिलेगी? 5 सेंटीमीटर। बताओ उसकी एक्चुअल लेंथ क्या होगी? अगर हम उसको एक ही टाइम्स बड़ा करेंगे तो बताओ उसकी लेंथ कितनी होगी? और अगर उसको 20,000 बार हम टाइम्स बड़ा करेंगे तो बताओ उसकी एक्चुअल लेंथ हमें कितनी मिलेगी? तो क्वेश्चन वैसा ही है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। तो फिर से हम क्या करते हैं, x1 y1 मान लेते हैं। तो जब आपके पास ये वाला वैल्यू का फिक्स रहेगा x1 y1, तो जब आपके पास 5 थी तो आपको 50,000 इसको इनलार्ज किया था। तो अब आपको बता रहा है कि जब आप इसको क्या करोगे, जब इसको इसकी लेंथ 1 चाहिए आपको, 1 सिर्फ 1 टाइम इसको आप क्या करोगे? y2 का वैल्यू 1 लेना है और 1 टाइम इसको आप इनलार्ज करोगे तो बताओ x2 कितना आएगा? तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो 5 1 ज़ा 5 इज इक्वल टू x2 को मल्टीप्लाई कर लो इससे, तो कितना आएगा? x2 का वैल्यू यहाँ से आएगा, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं कर सर, यहीं से कटेगी। 5 1 ज़ा 5 1 0 0 0 0। तो x2 का वैल्यू क्या आएगा? x2 का वैल्यू आएगा 1/1 और 4 0। तो आपको पता है 1/1 4 0 होता है 0.0001 सेंटीमीटर की लेंथ होगी। तो फर्स्ट पार्ट ये था। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट बता रहा है कि अगर जब हमने 5 सेंटीमीटर लेंथ आई थी तो तब ये हमने कितनी बार इनलार्ज किया था? 50,000 बार। तो बताओ अगर हम सिर्फ क्या कर लें, इसको सिर्फ 20,000 बार ही क्या कर लें, इनलार्ज कर लें, तो लेंथ कितनी आएगी? तो x2 निकाल लो, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आपको पता है मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? यहाँ पे तो आपको पता है 5 1 ज़ा 5 10,000 ज़ा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू x2 डिवाइड बाय 20,000। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो तो ये आएगा 20,000 डिवाइड बाय 10,000 इज इक्वल टू x2। तो 4 0 कट गए, तो सिर्फ कितनी लेंथ आएगी इसकी? 2 सेंटीमीटर। आंसर इज 2। तो आज इस वीडियो में सिर्फ हम इतना ही क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट के क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।